डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जैसा चर्चा कर रहे हैं कि जीव विज्ञान का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका आपको 3-4 क्लास या वीडियो मिल गया होगा। ये छठा क्लास कहें या छठा वीडियो कहें, जो यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा कारगर सिद्ध हो रहा है, चाहे होगा जो कुछ बायोलॉजी पढ़े हुए हैं। और जो बिगिनर्स है उनके लिए तो थोड़ा टफ लगता होगा, लेकिन उसका भी विकल्प है। जो हमारा ये प्ले स्टोर है उसमें टोटल जीएस का जो आप देखते हैं तो उसमें सब कुछ है। मात्र हम 199 में 3 महीना आपको 1 घंटा बायोलॉजी पूरा जीरो से लेके जो आपको कोई बीपीएससी दे रहे हैं, दरोगा दे रहे हैं, चाहे और भी एग्जामिनेशन इसको थोड़ो बायोलॉजी का, तो उसमें तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग। तो इस कड़ी में आपका 5 क्लास या 5 वीडियो मिल गया, जिसमें अगला है ये, जिसमें 10 प्रश्नों का है। ऐसे साइंस का सब तो चलता रहेगा, उसमें देखिए आगे आपको क्या है। और फिर ये तो हर क्लास में आपको बोलते हैं, ये टीचिंग तो 25 वर्षों से अधिक से कर रहे हैं, बहुत बच्चे हमें जान भी रहे हैं, लेकिन इतने वर्षों से अनेक संस्थानों में पढ़ाए, संस्थान वाले भी चाहे जो लोग जान रहे हैं तो। लेकिन ये अपना सब मेरा चैनल जो है सो 1 आध महीना पहले सब अपना सेपरेट डेवलप किए हैं, जिसका नाम है टोटल। ये सब देख ही रहे हैं, ये ऐप पर सारा कुछ उपलब्ध है। फाउंडेशन बैच मैंने 2-4 दिन पहले ज्योग्राफी से शुरू हुआ है, वो आजकल में उसमें हिस्ट्री भी 1 घंटा चलेगा और उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। आपको लग रहा है कि नहीं इसे हमको केवल ज्योग्राफी पढ़ना है, तो 199 में ही हम आपको 3 घंटा विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, उसमें जहाँ ज़रूरत होगा, बिहार का भी, या फिर आप ज्योग्राफी पढ़े हुए हैं, ज्योग्राफी का मानचित्र जिसको मैप बोलते हैं वो पढ़ना आप चाहते हैं तो उसका भी 199 रखे हैं। कोई बायोलॉजी पढ़ना चाह रहा है तो भी, तो सब माने एक आपको आर्थिक कोई परेशानी ना हो, या फिर आपको ये ना लगे जो पैसे के अभाव में हम नहीं पढ़ रहे हैं। आप पूरा कोर्स जो है से फाउंडेशन है जो लगभग 1 वर्षों का उसमें दे दिया गया, 9-10 महीना आपको 2 घंटा क्लास चलेगा। तो वो तो फाउंडेशन बैच है, जो बच्चे पढ़े हुए हैं, जो उनको आगे अभी एग्ज़ाम देना है, जैसे बीपीएससी होना था, एडीओ का एग्ज़ाम, तो बीपीएससी के लिए नया एग्ज़ाम है, तो बीपीएससी स्टैंडर्ड से ही रहेगा। तो डेट एक्सटेंड कर गया, ठंडा चाहे जो कुछ कारण था, अपरिहार्य कारणों के कारण, तो अप्रैल में डेट दे दिया गया है। तो अभी 2-2.5 महीना आपके पास है और हमको भी एक है, और आप लोगों से जुड़ने का एक हम माध्यम बनाए हैं, जिसमें आपको 2000 से अधिक क्वेश्चन जो है सब क्वेश्चन जो है ऐसे अलूल जलूल नहीं, जो आप जानते हैं उसमें बिना पढ़े भी, तो ऐसे सब विषयों का, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, साइंस में बायोलॉजी जो है सबका एक संग्रह हमने किया है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन के साथ जैसे एनालिसिस या डिस्कशन करते उसमें भी वही है। तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, लेकिन पढ़े हुए हैं तब, चाहे जो ऐसे आप पढ़ते हैं पढ़िए क्वेश्चन को। और उसको जुड़ने के लिए मात्र हमने 99 रखा है फी, तो 99 कुछ माने नहीं रख रहा है, ये तो एक जुड़ने का, आपके बीच में जाने का। और हम जो समझ रहे हैं अभी आपकी मनोदशा को हम क्या समझें, हमसे ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और 2-2.5 महीना जो है से आपको 2 सब्जेक्ट, कभी हिस्ट्री, कभी ज्योग्राफी, कभी साइंस में, मतलब प्रश्नों का हम 40-50 करते रहेंगे उस दिन तक, 2000, 2100, 2200। उसमें बिहार का भी बहुत सारा क्वेश्चन हम कर देंगे, जो इसमें तो जो है बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़, तो एक जुड़ने का या आपके बीच में जाने के लिए, या फिर आपके करियर के लिए हम कितना कारगर थी, तो आपको आंकना है, आपको तोलना है। हम अपना काम कर रहे हैं, तो उसमें हम ज़रूर कहें जो मंडे से आप लोग उसमें ज़रूर जुड़िए। 99 तो दिन भर में लोग गुटखा खा के इधर चाय पी के ख़त्म कर देता है, और धीरे धीरे आप लोग का सहयोग रहेगा तो हमको भी कुछ काम करने में मन लगेगा। कर ही रहे हैं, हम तो करेंगे ही। आप अपनी जिम्मेदारी क्या करते हैं दैट इज़ अदर थिंग, वो अलग चीज़ है, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं। जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। उसी कड़ी में आप एक बायोलॉजी का जो 5-6 आपको मिल चुका है क्लास या वीडियो, वो उसमें अगला कड़ी में बायोलॉजी में 10 प्रश्नों का संग्रह है, जिसका देखिए हम कैसे एनालिसिस या डिस्कशन करते हैं। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न है आपका,
जनसंख्या का अध्ययन, ठीक है। तो जनसंख्या का अध्ययन तो डेमोग्राफी कहलाता है। तो डेमोग्राफी में जो है ये सारा कुछ इसमें आता है, समझे। डेमोग्राफी जनसंख्या के अध्ययन, तो जनसंख्या का बहुत माने पार्ट है। एक है जन्म दर है, मृत्यु दर है, इसमें माइग्रेशन है जिसको प्रवासन बोलते हैं, मतलब इसमें संरचना है, कितना मेल है कितना फीमेल है, समझ रहे हैं ना। तो इस सारे चीज़ों का अध्ययन और इसका परिणाम क्या होता है, मतलब समाज में जनसंख्या बढ़ती है तो उसका क्या क्या पॉजिटिव और निगेटिव कंसिक्वेंस, माने सकारात्मक और नकारात्मक उसका क्या क्या परिणाम। जनसंख्या अधिक वृद्धि होने से मतलब आपको क्या होगा, बेरोजगारी होगा, गरीबी होगा, भूखमरी होगा, ठीक है। सेक्स रेशियो अगर, चूँकि इंडिया जो है से पुरुष प्रधान समाज है, प्रैक्टिकल सोसाइटी है, तो सारे लोग पेरेंट चाहते हैं जो अधिक से अधिक हमको लड़का हो लड़कियां ना हो, तो सेक्स रेशियो घट जाएगा, लिंगानुपात घट जाएगा। लिंगानुपात घट जाएगा तो करप्शन ज़्यादा होगा ना। देख रहे हरियाणा का आज पर 2011 सेंसस जो 2011 के जनगणना है, उसमें सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो लिंगानुपात जो है कम है हरियाणा का। तो क्या है, ज़्यादा थोड़ा ट्रेडिशनल सोसाइटी है, तो वहाँ के अभी पेरेंट्स के लिए लड़का तो है उनके पास, लेकिन उसको लाइफ पार्टनर मैंने शादी करने के लिए मैंने कोई आ ही नहीं रहा है। तो क्या है, एक ही पेरेंट से एक खरीद के लड़की ले जाते हैं, चाहिए सब, इसका दुष्परिणाम हुआ। तो सारे लोग अगर तो सेक्स रेशियो घट जाएगा, लिंगानुपात घट जाएगा, तो समाज में क्या होगा, ज़्यादा इधर उधर ताक झांक जिसको बोलते हैं वो माने होने लगेगा। तो इस सारे चीज़ों का माने सेक्स रेशियो में इम्बैलेंस हो जाता है, सेक्स रेशियो कहीं घट गया कहीं बढ़ गया, तो ये सारी समस्या है, लिंग है। फिर आपके माइग्रेशन से बिहार के उत्तर भारत के अधिक लोग दिल्ली गुजरात कमाने चले जाते हैं, तो वहाँ डेंसिटी बढ़ा दिया है, जो पब्लिक एमेनिटीज है, फैसिलिटी है, घट गया है, और आपके यहाँ वर्कफोर्स घट गया है। तो इस सारे चीज़ों का अध्ययन डेमोग्राफी कराता है। तो न केवल जनसंख्या, इसमें जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, इसमें लिंगानुपात, आपके गांव छोड़ के शहर में रहने से या किसी उद्देश्य चाहे जो हो, आप गांव छोड़ के शहर में रहते हैं पढ़ने के उद्देश्य से, बहुत ऐसे जो है वर्कर श्रमिक है जो जीविकोपार्जन के लिए दिल्ली गुजरात बम्बे चाहे देश से बाहर भी रहते हैं। तो इस सबों का अध्ययन जो है से डेमोग्राफी कराता है। तो इसमें ये तो सिंपल में इतना बोलना तो संभव नहीं था, लिखना तो संभव नहीं था, लेकिन देखिए ये प्रश्न आपसे करता क्या है। तो डेमोग्राफी में केवल ये सारे चीज़ है। कार्टोग्राफी जो होता है इसको कहता आर्ट ऑफ, इसको क्या कहेंगे, मैपिंग, आर्ट ऑफ मैपिंग मीन्स मानचित्र बनाने की कला, इसमें कार्टोग्राफी कहता है। तो ज्योग्राफी के हम मैप पढ़ाते हैं तो फर्स्ट डे मतलब शुरू बताते हैं बच्चों को, तो मानचित्र बनाने की कला हो गया, कार्टोग्राफी है। ये जो है से जियोलॉजी है, भूगर्भ विज्ञान, समझे। तो भूगर्भ विज्ञान जो है से नेचुरल साइंस है। नेचुरल साइंस मतलब प्राकृतिक विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान से आप डिग्री लीजिए ग्रेजुएशन का तो बीएससी का देगा, लेकिन ज्योग्राफी से आप लेते हैं तो बीए का डिग्री देगा ज्योग्राफी से, इसलिए कि ये सामाजिक विज्ञान है, समझे। तो ये भूगर्भ विज्ञान का अध्ययन, जियोलॉजी का। प्लेंटोलॉजी मतलब जीवाश्म का अध्ययन, जीवाश्म मतलब फॉसिल्स का अध्ययन क्या कहता है, प्लेंटोलॉजी। जीवाश्म होता क्या, जीवों का आश्म, जो कभी लिविंग बीइंग था, माने सजीव से निर्जीव हो गया है, सजीव से निर्जीव जो हो जाता है उसको जीवाश्म कहते हैं। जीवों का आश्म मतलब कभी लिविंग बीइंग था नल था, उसका स्टडी जो है वो प्लेंटोलॉजी कहलाता है। सारा कुछ एक साथ आपको कर दिया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा हैप्पी हार्मोन के नाम से जाना जाता है? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो है से तो ये तो लिखा ही रहा हुआ है कि सेरोटोनिन जो है से, तो ये सेक्रेट जो होता है मास्ट सेल से, मास्ट सेल, ठीक है। ये अगर अगला क्वेश्चन आएगा तो मास्ट सेल जो होता है WBC में होता है, श्वेत रक्त कण में, समझे। WBC को भी दो भाग में बांटा गया हुआ है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। तो पढ़िएगा तब होगा। तो ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स, समझे। तो ग्रेनुलाइट्स में इसी में होता है एसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। इसमें मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट, तो सब पढ़ने का चीज़ है। तो तत्काल आप यही कहे सेरोटीन जो है से मास्ट सेल सेक्रेट करता है। मास्ट सेल है किसका हिस्सा? तो WBC का। और WBC में भी ये ग्रेनुलोसाइट का है, जैसे एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल का नाम सुने हैं, ठीक है। और हीपेरिन जो है से एंटी कोगुलेंट होता है, एंटी कोगुलेंट। केमिकल्स का है इसको, रसायन जो रक्त को जमने से रोकता है, समझे। ये भी मास्ट सेल से सेक्रेट होता है, समझ। मास्ट सेल सेक्रेट होता है। ये अगर नहीं रहता, जिसे देखते हैं ना कि आपका कहीं सारे तो मैकेनिज्म बताएंगे जो रक्त कैसे जमता है, तो चैप्टर पढ़ने का चीज़ है। तो वही आपके शरीर में ब्लड है तो कहाँ जम जाता है, लेकिन जैसे ही कटता है एयर के संपर्क में आता है तो जमना शुरू हो जाता है। तो क्रिया विधि कैसे, तो पूरा चैप्टर है। तो अगर ये हमारे शरीर में जो है यही एंटी कोगुलेंट के रूप में रक्त को जमने से रोकने वाला, कोगुलेशन मीन्स स्कंदन यानी जमना, एंटी मतलब उसका रोकने वाला। तो हीपेरिन एक्ट एज ए एंटी कोगुलेंट व्हिच सेक्रेट्स फ्रॉम मास्ट सेल। मास्ट सेल ये पार्ट ऑफ WBC, समझे। तो हीपेरिन जो है से एंटी कोगुलेंट का हिस्सा कहता है। हिस्टामिन जो है से एलर्जी इसी से बढ़ जाती है। हिस्टामिन आपका बढ़ गया तो इसी में तुरंत नाक बहेगा, छींक आएगा। तो हिस्टामिन जो से क्या इसको कहते हैं, एलर्जी की ये रसायन है। सारा चीज इसमें कर दिया गया है। रक्त स्कंदन मीन सब चीज लिख दिया, स्कंदन बोलिए, जमना बोलिए, क्लॉटिंग बोलिए। तो यहाँ पर देखिए जिम्मेवार होता है। तो ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एक बार तो UPSC में आ चुका है, ये ऐसे भी आया है। तो आपको ऑप्शन ये करना है, समझे। तो ये जो है से लिख रहा है जिम्मेदार होता है, तो ये कैल्शियम का आयन है, ये समझे। कैल्शियम का आयन है मतलब कटायन है। अगर ये ऑप्शन नहीं है तब यू हैव टू ऑप्ट ये, समझ गए। मतलब आपसे अब एक और पूछेगा जे रक्त के जमने के लिए कौन सा, ये सब धातु है, समझे। ये जो है से आप जानते ही हैं, जो लोग पढ़े होंगे। ये क्या है, मैग्नीशियम है। ये जो है से आपका सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसका 11 होता है, इसका 20 होता है, इसका भी तो 20 है। फर्क ये है ये दोनों आयन के रूप में है, समझे। तो पूछेगा, इसे 3 क्वेश्चन बनेगा कि रक्त के जमने के लिए कौन सा धातु, तो धातु कौन सा धातु, तो कैल्शियम, समझ रहे हैं। एक एक बच्चा जैसा कर दिए। कैल्शियम मतलब Ca, तो ये हो गया। तो Ca तो ये भी है, Ca तो ये भी है। तो फिर Ca का आयन ये +2 क्यों होता है, तो ये कैल्शियम का क्या हो गया, आयन। ये नहीं रहेगा तब आप ये मारिएगा, समझ गए। ये कैसे होता है, इसका क्या करें, तो पूरा पढ़ना पड़े। इसमें तो एक क्लास है पूरा, जो हम लोग रेगुलर क्लास लेते हैं चाहे पढ़ाते हैं, उसमें रक्त कैसे जमता है, जिसको मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग बोलते हैं, यानी रक्त जमने की क्रिया विधि। तो उसमें कैसे
मतलब हमारे शरीर में तो फ्लो कर रहा है, रक्त तो चल रहा है, बह रहा है जिसको बोलते हैं, लेकिन वो कटता है तभी जमता है, तो वो तो क्रिया विधि इतना संभव नहीं है। तो क्वेश्चन आपके लिए इसे यहाँ से जो जनरल क्वेश्चन है, रक्त के जमने के लिए स्कंदन यानी क्लॉटिंग के लिए कौन सी धातु, तो कैल्शियम। फिर कौन सा आयन, तो कैल्शियम का आयन, वहाँ पर Ca नहीं होगा, Ca+2 होगा, हो गया। रक्त जमने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है, तो विटामिन के, यहाँ पर देख लीजिए लिख देते हैं, विटामिन पूछेगा, सारा चीज एक के साथ, विटामिन के। रक्त जमने के लिए कौन रक्त कण, तो जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं। आप इतने से आपका सारा काम हो जाएगा। रक्त कण, रक्त जो है से एक प्रकार का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है, जिसका एक पार्ट जो है, एक पार्ट है जिसको तरल पार्ट कहते हैं, उसको प्लाज्मा कहा जाता है, और जो ठोस पार्ट है जिसको रक्त कण, ब्लड कर्पसल या ब्लड सेल्स कहा जाता है। तो ये ब्लड सेल्स में ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। और तीन ही रक्त कणों में से जो प्लेटलेट्स होता है आकार में सबसे छोटा होता है, यही रक्त को जमाने के लिए सब क्वेश्चन में बोले उत्तरदायी होता है, समझ गए। और रक्त को जमाने के लिए प्लेटलेट्स उत्तरदायी होता है। रक्त को जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो विटामिन के। रक्त को जमाने के लिए कौन सा धातु जरूरी है, तो कैल्शियम। कौन आयन जरूरी है, तो कैल्शियम का आयन, समझ गए। तो एक हो गया रक्त ना, दूसरा पार्ट जो होता है प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, समझ गए। तो तरल पार्ट है, और उस प्लाज्मा के तरल पार्ट में से 92% केवल जल होता है, समझे। तो अभी पिछले वीडियो में आप देखिएगा तो हेमोग्लोबिन जो है से हेमोग्लोबिन महिलाओं में मतलब कम होता है, पुरुष में अधिक होता है। तो स्वाभाविक है, रक्त कण अगर कम होगा, हेमोग्लोबिन आरबीसी का हिस्सा है, तो हेमोग्लोबिन कम है तो आरबीसी कम है, तो क्या होगा, उसमें प्लाज्मा ज़्यादा होगा। तो प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है, तो यही कारण है जो शरीर जो होता है महिलाओं का ज़्यादा विस्कस, चिपचिपा, जिसको मुलायम, कोमल जो आप बोलते हैं, यही कारण है। वो गॉड गिफ्ट या नेचर ने सब बनाया है। अब पुरुषों में कम हो अधिक होता है, जिस कारण उसका शरीर रफ रुखरा जो होता है। तो ये तो क्रिया विधि है, तो यहाँ पर सब चीज आपको कर दिया गया है। मानव के बाल का सफेद होना किस विटामिन की कमी से, तो विटामिन बी की कमी से होता है, समझे। ये जो होता है से बाल का गिरना होता है, तब विटामिन बी का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, हो गया। विटामिन ए का रेटिनॉल, हो गया। इसको बायोटिन कहता है, इसको पेंटोथेनिक एसिड, सारा कुछ लिख दिए। तो आपसे पूछ रहा है जो बाल का सफ़ेद होना तो कौन चीज़ घट जाता है, विटामिन 3 घट जाता है, जिसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है। विटामिन ए के कमी से क्या होता है, इसको नाइट ब्लड, रतौंधी कहते हैं, कम दिखना। तो रेटिनॉल, रेटिना आँख का जो पार्ट है ये कम दिखने लगता है, इस साइंटिफिक नेम है। विटामिन B12, सॉरी ये है राइबोफ्लेविन, और विटामिन सी का रासायनिक नाम बायोटिन है। तो इससे जो होता है बाल झड़ने लगता है। तो फिर इसमें आपको काम तो परीक्षा में ही चल जाएगा, क्या खाइएगा जो बाल आपका जल्दी सफ़ेद ना हो, बाल ना गिरे। तो न्यूट्रिएंट चार्ट जो होता है, संतुलित आहार। तो संतुलित आहार कहना तो आसान है, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए उसको मेंटेन करना बड़ा टफ काम है, वो पढ़ाई से भी टफ काम है, समझे। अगर मानव में कोई अवगुण ना हो तो मानव कहलाएगा ही नहीं, समझे। जीवन शैली सुधारने के लिए डॉक्टर हमको योगा गुरु सलाह देते हैं, उनका क्या होता है खुद आप देखिए। हम ही आपको बहुत कुछ अच्छी चीज़ बोलेंगे मेरा अनुकरण कीजिए, लेकिन वही चीज़ हम खुद ना करते हैं। तो करना और मतलब उसको व्यवहारिक रूप देना, बिहेवियरल अप्रोच जो कहते हैं, वो बड़ा दोनों दो पक्ष है। लेकिन बीइंग अ टीचर आपको कहेंगे आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए,
लेकिन हम भी तो कभी स्टूडेंट रहे होंगे, हम वो नहीं करते थे। डॉक्टर के पास हम जाएंगे तो डॉक्टर हमको सलाह देगा ये करिए वो करके, लेकिन खुद वो अपने वो करता है। तो मतलब दार्शनिक बात या रूल बनाना अलग, इसी को संविधान में जब पढ़ते हैं तो कानून बनाना ज़्यादा माने नहीं रहे, कानून को क्रियान्वित करना ज़्यादा माने रख रहा है। कानून तो बहुत देश में बने हुए, तो इसको व्यवहारिक पक्ष एक में बोलते हैं। तो बाल आपका गिर रहा है, बाल सफ़ेद हो रहा है, तो संतुलित आहार नहीं है। तो संतुलित के लिए जो चीज़ में जो मिलता है वो तो अलग से फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ एक ही साथ आपको सब कुछ कर दिए। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त प्रोटीन है? कंजुगेट प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो है न्यूक्लियो प्रोटीन है, ठीक है। और ये जो है आपका सिंपल प्रोटीन है। ये दोनों जो है डेराइव्ड, सब समझा देते हैं, डेराइव्ड प्रोटीन है, समझे। तो सिंपल प्रोटीन किसको कहते हैं? तो वैसा प्रोटीन जो एमिनो एसिड से बना हो, इसलिए कि एमिनो एसिड प्रोटीन की इकाई है, समझे। 20-21 अभी टाइप का एमिनो एसिड है, हो गया। न्यूक्लियो प्रोटीन जो पूछ रहा है कंजुगेट, तो इसमें जो है एमिनो एसिड के साथ कुछ और मिला हो, एमिनो एसिड प्लस माने अन्य रासायनिक पदार्थ, आई जो है से दोनों का घटक नहीं बल्कि किसी अलग जगह से। तो ये जो आप पढ़ते हैं ये तो पढ़े हैं, जो इंसुलिन की कमी से ही जो ऐसे डायबिटीज जिसको चीनी का रोग कहते हैं। अब फाइब्रिन जो है से रक्त जगने में काम करता है, रक्त जमाने में सहायक होता है, लेकिन ड्राइव प्रोटीन है। ये फाइब्रिन जो है से फाइब्रोनोजेन से बनता है, तो अभी तो ये पढ़े नहीं है। फाइब्रोनोजेन से फाइब्रिन बनता है, तो यही नेट लाइक जाली नुमा ये संरचना बना देता है जो आपके रक्त को जमा देता है। तो मैकेनिज्म क्रिया विधि है। तो आपको प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक प्रकार का हमारे भोजन का पोषक तत्व है, जिसकी इकाई जो होती है एमिनो एसिड होती है। वर्तमान में एमिनो एसिड की संख्या 20-21 माने हो गया है। भोजन के रूप में हम भोज्य पदार्थ के रूप में अगर प्रोटीन किसी भी रूप में लेते हैं तो वह एमिनो एसिड में बदलेगा, तभी हमें ऊर्जा मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो मोनोसेक्राइड में बदलेगा, तभी अगर वसा लेते हैं तो वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूटेगा, तभी हमें ऊर्जा मिलेगी। अब सिंपल प्रोटीन का वो ऐसा प्रोटीन जो मतलब केवल एमिनो एसिड से बना हुआ, तो यहाँ तक केवल एल्बुमिन भी लिखा हुआ ना, ग्लोबिन भी होता है। जैसे हेमोग्लोबिन का नाम सुने तो उसमें हेमा जो है वो पिगमेंटेड है, माने रंग प्रदान करने। आप जानते हैं ना जो आरबीसी का रंग जो होता है से लाल होता है, आप सब जानते हैं, नाम है लाल रक्तकण। तो लाल रक्तकण में हेमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हेमोग्लोबिन का दो भाग है, एक है हेमा और एक ग्लोबिन। तो हेमा जो है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, माने उसमें लोहा होता है, तो उसका अनुपात मात्र 4% होता है जो रंग प्रदान करता है, समझे, जो रंग प्रदान करता है। और ग्लोबिन जो है उसमें प्रोटीन है। आप प्रोटीन जो है वो सिंपल प्रोटीन है, यानी एमिनो एसिड। तो एल्बुमिन ही नहीं, इसमें हेमोग्लोबिन ये सिंपल सब प्रोटीन का है। ये जो है से डेराइव्ड है। आइए जो पूछ रहा है कंजुगेट, माने एमिनो एसिड के साथ दूसरा भी मिला रहता है, समझ गए। कौन सा बायो एक्सपर्ट पर एक दिन चर्चा हम किए थे। तो इंजाइम्स जो होता है बायो कैटालिस्ट का काम करता है। तो कैटालिस्ट जो होता है इसका हिंदी लिखा ही तो उत्प्रेरक। उत्प्रेरक दो तरह के होता है। एक जो होता है
पॉजिटिव, एक जो होता है निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव जो होता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, प्रतिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। और निगेटिव जो होगा से क्या होगा, घटा देगा, घटा देता है। ठीक है, तो बायोसाइंस में मतलब जीव विज्ञान में केवल ये पॉजिटिव ही होते हैं, लेकिन रसायन शास्त्र में पॉजिटिव तथा निगेटिव दोनों भी होते हैं। समझ में? अब पूछता है जी इसकी प्रकृति कैसी होती है, मैंने किस चीज़ से बना होता है। तो एंजाइम जो होता है, ये सब क्वेश्चन है बोल रहे हैं, प्रोटीन से बना होता है। मतलब इसका अंग्रेजी हो गया प्रोटीनस इन नेचर। समझ गए? प्रोटीन से बना होता है। इसमें तो और कुछ है ना, बायो कैटालिस्ट के रूप में, कैटालिस्ट का मतलब होता है जो प्रतिक्रिया के केमिस्ट्री में आता है, कई जगह आया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन में। तो बायो कैटालिस्ट ने कैटालिस्ट एक्ट एज ए क्या इसको कहेंगे, आइदर पॉजिटिव आइदर निगेटिव, प्रतिक्रिया के दर में परिवर्तन, चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब उत्प्रेरक हुआ है जो प्रतिक्रिया के दर में परिवर्तन ला देता है। ऑप्शन में रहता है कि प्रतिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, बी में रहेगा प्रतिक्रिया दर के घटा देता है, सी में ऑप्शन में रहेगा प्रतिक्रिया के दर में परिवर्तन ला देता है। तो यू हैव टू ऑप्ट प्रतिक्रिया के दर में परिवर्तन ला देता है, सी ऑप्शन आ चुका है क्वेश्चन। तो प्रतिक्रिया के दर में परिवर्तन, तो परिवर्तन तो घटना बढ़ना दोनों है। तो जो बढ़ा देता है उसको पॉजिटिव कैटालिस्ट, धनात्मक उत्प्रेरक, और जो घटा देता है उसको निगेटिव कैटालिस्ट कहता है। तो केमिस्ट्री में पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, धनात्मक। लेकिन बायोसाइंस में, जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में कैटालिस्ट जो है से केवल पॉजिटिव होता है, माने वो सकारात्मक पक्ष होता है। और बायो कैटालिस्ट के रूप में हम लोग किसको कहते हैं, एंजाइम को कहते हैं। एंजाइम किस चीज़ से बना होता है, प्रोटीन से। जैसे बोले ना जी आपके हमारे सब हम बोल रहे हैं, तो मुंह में ये जो देख रहे हैं जिसको आप थूक बोलते हैं, लार बोलते हैं, ये टाइलिन है। समझे? ये टाइलिन, ये नहीं रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट नहीं पचेगा। हमारे आपके पिछले क्लास में बताया जो है कैसे इन ह्यूमन बीइंग, मानव में 3 पेयर्स सिलेवरी ग्लैंड होते हैं। 3 जोड़ा जो होता है वो लार ग्रंथिया होता है, और सिलेवरी ग्लैंड सेक्रेट सलाइवा कंटेनिंग एमाइलिज, दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज टाइलिन। माने मानव के शरीर में चाहे ये मुख ग्रंथि में 3 जोड़ा लार ग्रंथि होता है, लार ग्रंथि से क्या स्रावित होता है, लार, सलाइवा। और सलाइवा में क्या होता है, एमाइलेज, जिसको दूसरे भाषा में टाइलिन बोला जाता है। एक लाइपेज भी निकलता है। तो टाइलिन जो है से कार्बोहाइड्रेट पर प्रभाव डाल के, यही कारण है जो रोटी चावल जो हम लोग खाते हैं वो मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। और लाइपेज जो है से वो वसा एवं जिसको या स्टार्च कहते हैं, तो लाइपेज निकलता है जिस कारण वहाँ से पचाना शुरू कर देता है। क्या क्या कहें, जितना चीज़ काम का चीज़ तो हम आपको एक एक क्वेश्चन में सब कहते हैं। अब इतना समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो जो ऐसे जनरल क्लास है उसमें तो सब मैकेनिज्म, पाचन तंत्र जितने तो पढ़ा जाएगा, लेकिन जो पढ़े हैं उनके लिए सारा कुछ हम एक साथ कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट पूछ रहा है जो, तो इसमें तो आपका आंसर ये है, ये तो भोज्य पदार्थ है। जल में घुलनशील होता है, वाटर सॉल्यूबल। तो पहले विटामिन पूछ रहा है, तो ऐसे देखिए विटामिन हो गया। तो इसमें विटामिन शब्द जो दिया है वो 1911 में फंक देते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा जो है से विटामिन का महत्व बताते हैं वो हॉपकिन हो गया। विटामिन का वर्गीकरण करते हैं
विटामिन को दो वर्ग में जब बांटते हैं तो एक होता है वाटर, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील जो होता है केवल बी और सी होता है, और एक होता है वसा में घुलनशील। ठीक है, तो कौन कौन बचा? ए बचा, डी बचा, ई बचा, के बचा। समझ गए? विटामिन जो है से हमारे शरीर में कहाँ लिखा हुआ, हमारे शरीर में ये संश्लेषित नहीं होता है प्रायः शरीर जो है, प्रायः लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, प्रायः शरीर द्वारा संश्लेषित, मतलब संश्लेषण बोले, अवशोषण तो नहीं बोले, संश्लेषित नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। लेकिन क्या देखते हैं, धूप में बैठते हैं तो विटामिन डी और के, इसको संश्लेषित किया जाता है। समझ गए ना? विटामिन का हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है, लेकिन ये उपापचय क्रियाओं के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए बड़ा जरूरी है। और जो हम संश्लेषित नहीं करते हैं, जो शरीर अपने आप, जैसे धूप में बैठते हैं तो विटामिन डी आपको मिलता है, तो ये तो आप अलग से लेते नहीं धूप के थ्रू, तो संश्लेषण सिंथेसाइज हो गया। लेकिन और सारा विटामिन जो है से शरीर का कोशिका जो है उसको संश्लेषित नहीं करता है। तो जो शरीर में जो उपापचय क्रिया है, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए हमको शरीर में, आपके शरीर में विटामिन की जो आवश्यकता होती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, तो भोजन के साथ सप्लीमेंट के रूप में, अतिरिक्त रूप से, जिसमें जो विटामिन अभी पढ़े ना, जो आप खाइएगा, गाजर खाइएगा, सलजम के तो विटामिन ए मिलेगा, सिट्रस चीज़ खाइएगा तो विटामिन सी मिलेगा। तो अलग से सप्लीमेंट के रूप में अतिरिक्त भोजन के साथ हम उसको लेते हैं, जो कि उपापचय क्रिया को सुचारू रूप से चलाता है। लेकिन प्रायः लिखा हुआ है, जो प्रायः हमारे शरीर में के कोशिकाओं द्वारा इसका संश्लेषण नहीं किया जाता है, एक्सेप्ट विटामिन डी एंड के। विटामिन डी को आप धूप में बैठते हैं तो संश्लेषित करता है, और ऊर्जा के रूप में इसकी बहुत बड़ी महत्ता नहीं है। लेकिन उपापचय क्रियाएँ, अपचय उपचय पढ़ेंगे तो एक प्रक्रिया है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैविंग एनाबॉलिज्म एंड काटाबॉलिज्म। तो इसके लिए जरूरी है शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए, इसको उपापचय प्रक्रिया कहता है, उसके लिए विटामिन जरूरी है। और उसके लिए हम भोजन के अतिरिक्त सप्लीमेंट के रूप में, उसमें जिस चीज़ में जो विटामिन मतलब होता है, उसको हम अलग भोजन के रूप में लेते हैं। मानव शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? तो ये है, समझे? अब मानव है तो इसका दो पार्ट है, समझे? पुरुष है, इसमें 60% से अधिक होगा। महिला में जो है ये इसको 50 से कहिए 55%। और इसी में जो मानव है, तो बच्चा जो होगा, अगर फिर बच्चा शब्द है, बच्चा शिशु में अंतर होता है, तो बच्चा में लगभग 70% होता है। समझ गए? एक समान व्यक्ति के मूत्र में इतना प्रतिशत जल होता है, इसमें यूरिया इतना होता है, लेकिन यूरिक एसिड जो है ये इतना प्रतिशत होता है। तो ये भी जो है से व्यक्ति पर, मेल फीमेल और आयु पर मतलब निर्भर करते रहता है। तो ये तो मेडिकल साइंस का चीज़ है, लेकिन जो आपको ज़रूरत है, एक समान व्यक्ति में 90% जल होता है, जिसमें यूरिया 2% और यूरिक एसिड जो है से ये, और व्यक्ति विशेष पर जो नॉर्मल जो है, एक समान व्यक्ति जिसका एबनॉर्मल हो, मतलब जिसका किडनी में प्रॉब्लम होगा, तो इसको यूरिक एसिड जो है से ज़्यादा बढ़ा देगा। समझ रहे हैं ना? तो ये तो मेडिकल साइंस का चीज़ है, लेकिन जो जनरल एग्जाम में आता है वो आपको लिख दिए हैं। 0.5% वेरिएशन होता है, आयु पर भी, सेक्स पर भी निर्भर करता है। दूसरा है जो नॉर्मल है, एबनॉर्मल, मतलब हम कोई बीमारी से सफ़र नहीं कर रहे हैं, हम कोई बीमारी से ग्रसित नहीं है तो मेरा ऐसा है।
और अगर कोई बीमारी से हम आप ग्रसित हैं तो इसमें एबनॉर्मल हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। यूरिक एसिड का बढ़ना ही तो एबनॉर्मिटी है। कौन सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित पूछा, ऐसा नहीं है तो कार्डियोलॉजी हृदय से संबंधित अच्छी बात है, यूरोलॉजी मूत्र से संबंधित, नेफ्रोलॉजी किडनी से, ठीक है ना, किडनोलॉजी। अब पैथोलॉजी तो ये जो है से गलत है, तो पैथो हड्डी का क्या होता है, ऑर्थोलॉजी, ये तो इसका आंसर हो गया। अब पैथोलॉजी है कॉज ऑफ डिजीज, कॉज ऑफ डिजीज मतलब बीमारी का कारण पता नहीं। पैथोलॉजिस्ट, जैसे आप खून पेशाब कहीं जांच करवा देते तो क्या लिखते हैं, पैथोलॉजी से आपका होता है। तो आपका जो बीमारी हुआ है, किसी बीमारी से सफरर है, तो एक फिजिशियन जो है से पहले पैथोलॉजिस्ट के यहाँ भेजता है हमको आपको ना। तब पैथोलॉजी में बीमारी के मतलब कारण जानता है। अब बीमारी का कारण जो होता है उसको पैथोजन्स कहते हैं। पैथोजन्स का माने बीमारी के कारण या कारक का अध्ययन करने वाला पैथोलॉजिस्ट कहलाता है। और वो कारण बता के देता है तो उसका डायग्नोसिस जो है, इलाज किस मेडिसिन से उसमें चलेगा, वो आपका फिजिशियन करता है। तो यहाँ पर पैथोलॉजी लिख दिए हैं, मतलब बीमारी के कारण का बीमारी के कारण मतलब पैथोजेंस का अध्ययन कौन, पैथोलॉजी। लॉजी जहाँ भी लगा रहेगा उसका मतलब ये होता है ब्रांच, और जो अध्ययन करता है उसको पैथोलॉजिस्ट। आई हड्डी से संबंधित तो क्या लिखा, ऑर्थोलॉजी, ऑर्थोलॉजिस्ट। तो यही है, 10 क्वेश्चन आपका हो गया है। नेक्स्ट और भी जो है से साइंस का ऐसे ही आपका 10 क्वेश्चन चाहे जो है वो तो हम करते रहेंगे, ये तो चलता रहेगा जो यूट्यूब पर है से। और वही फिर दोहराएंगे, ये मेरा चैनल नया है, टीचर तो नए नहीं है, लेकिन इसमें आप लोग सही अधिक से अधिक लाइक, आपको लगता है जो आपके लिए हम कुछ कर रहे हैं, आप हमारे पढ़ाई आपको अच्छी लगती है, तो फी तो नॉमिनल सब रखे हैं जो आप अधिक से अधिक जुड़िए, अधिक से अधिक आपके बीच में हम अपना जो 2-4 बात सीखे हैं आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। और फी बायोलॉजी है तो मात्र 199 में हम 3 महीना से ज़्यादा पढ़ाएंगे आपको, 1-1 घंटा बायोलॉजी केवल पढ़ना है। बायोलॉजी में जुट जाइए, 199 क्या कुछ नहीं है। मेरे ये जो टोटल जीएस का ऐप है उस पर सारा जो है सो प्ले स्टोर में दिया हुआ है। नहीं आपको लगता है ज्योग्राफी केवल पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़िए, ना लगता है हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़िए, या पूरा कोर्स पढ़ते हैं तो 1 साल तक आपको उसमें सब दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।